जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज है दोस्तों फ्राइडे 24 जनवरी 2025। यहाँ पे शुरू करेंगे। सबसे पहले जो थंबनेल है इससे शुरुआत करी जाएगी। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है, इसको डिटेलिंग में समझी जाएगी। बात करी जा रही है इस पिंक स्वीट ट्रीट की, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इसकी डिटेलिंग देखी जाएगी कि किस प्रकार से ये बच्चों को हार्म पहुंचा रहा है अगर ये इसका कंजम्पशन कर रहे हैं तो। इसकी पूरी डिटेलिंग आपको दी जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ें मैं इन्फॉर्म कर दूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक चीज़ जानिए, इसकी पूरी वीडियो की मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ, जो रिवीजन में काफ़ी आपकी मदद कर सकती है। वो आपको कहाँ से प्राप्त होगी? तो वो आपको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। सारी चीज़ें वहीं पे मैं अपलोड कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। सीधे टेलीग्राम चैनल को जा करके ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ अपने चैनल का। तो जल्दी से बिना किसी देरी किए हुए इस आर्टिकल पे पहुँचते हैं। बात करी जा रही है हिडन डेंजर, जो खतरनाक हो सकता है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या है, बड़े भी इसका कंजम्पशन करते हैं। तो जो भी इसका कंजम्पशन करता है आज से सचेत हो जाए, क्योंकि इसमें एक छुपा हुआ केमिकल है, वो है रोडामाइन बाइन। रोडामाइन बी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जो भी इसका कंजम्पशन करता है। तो ये क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। खाने में कुछ मीठा मीठा लगता है, स्वीट ट्रीट जैसा, लेकिन ये कैंसर से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो इस कैंसर से अगर आपको बचना है तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रोडामाइन बाइन एक कॉजिंग कैंसर। इसके लिए जाना जा रहा है कि इसका जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो केवल कैंसर तक ही चीज़ें नहीं है, और भी ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इससे निकल के आ रही है। रोडामाइन बी का उपयोग एक सिंथेटिक डाई के रूप में होता है, रंगने के लिए इस्तेमाल होता है। जो आप पिंक कलर देखते हैं ये कोई प्राकृतिक कलर नहीं है, जो इसको देख करके पिंक कलर अट्रैक्ट हो जाती है। समझ गए? तो ये प्राकृतिक कलर नहीं है, लेकिन बच्चे देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं। कई सारे लोग इसका कंजम्पशन करते हैं, और ये सिंथेटिक डाई है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में इसका उपयोग होता है। सोचिएगा, कपड़े की पेंटिंग के लिए अगर इसका उपयोग होता है तो यहाँ पे कंजम्पशन वाली चीज़ों की पेंटिंग क्यों करी जाती है? गवर्नमेंट को इस पे एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? पेपर, लेदर, इस प्रकार की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है। सिंथेटिक डाई, ठीक है, रंगने के पर्पज से इस्तेमाल होता है। वही ये चीज़ें निकल के यहाँ पे आ रही हैं। फ्लोरोसेंट स्मेल होती है, बहुत ही सुगंध इसमें अच्छी आती है। और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में भी इसका इस्तेमाल आज के समय में करा जा रहा है। जो यहाँ पे वेंडर्स लोग बेच रहे हैं इसको, स्ट्रीट पे, रोड साइड्स पे, पार्क्स में और कई जगहों पे बेचे जाते हैं। और बच्चों का तो ये सबसे ज़्यादा कंजम्पशन करने वाला ये प्रोडक्ट आज के समय में है। तो बच्चे देखते हैं, और छोटी पैकेट सस्ती होती है, चीप होती है, अफोर्डेबल होती है। इसका डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये डिमांड तो है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या इसके इफेक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे? तो ये समझिए, अगर आप इसको कंजम्पशन करा रहे हैं अपने बच्चों की और स्वयं कर रहे हैं, तो कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो डीएनए में म्यूटेशन आ रहा है, डीएनए को डैमेज कर दे रहा है। तो डीएनए एब्रेशन हो जाएगी, तो बहुत सारे बच्चे सिंड्रोमल डिसऑर्डर से ग्रसित हो सकते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार की बीमारियों को भी यहाँ पे ये बढ़ावा दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं सोसाइटी में। इसको संज्ञान में गवर्नमेंट को लेना चाहिए। रोडामाइन बी का उपयोग इसके रेगुलेशंस को लेकर के बनाए तो गए हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट कोई रेगुलेशंस फॉलो नहीं होती है। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बहुत लंबे समय से इसको प्रोहिबिटेड किया है। किसको? इसी की बात कर रहे हैं, रोडामाइन बी की। तो इसको जानिएगा, और आज से कंजम्पशन बंद करिए। ये चीज़ें, इन चीज़ों का कंजम्पशन नहीं, इसके बजाय कुछ और तो खरीदा ही जा सकता है कंजम्पशन के लिए। तो इन चीज़ों पे फोकस करी है कर्नाटका गवर्नमेंट। रिसेंटली 2024 में इसका प्रोहिबिशन बंद करी है कि इस प्रकार का कोई भी चीज़ें रोडामाइन बीन का इस्तेमाल हो रहा है जो कलरिंग सब्सटेंस के लिए, तो ये उससे फ्री हो। समझ गए? तो मंचूरियन और कॉटन कैंडी
कर्नाटका में इसका उपयोग हो रहा था, जिसके कारण रिसेंटली अभी उस पे बैन लगा दी गई है। ये जो सिंथेटिक डाई मैं बार बार कह रहा हूँ, सिंथेटिक डाई, इसका कंसंट्रेशन एक अप्रूव्ड लेवल तक यहाँ पे अलाउ किया गया था। कई सारी जगहों पे ये एलर्जी रिएक्शंस, रेडनेस, स्किन थिकनिंग, इसकी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। तो समझ सकते हैं ये कई प्रकार से आपके बच्चों को, आपके वार्ड्स को हार्मफुल पहुंचा रहा है। तो ये हार्म, इसकी कई डिग्री किस लेंथ तक जाएगी इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन रिसर्च में ये चीज़ें पता चली है कि ये रोडामाइन बई ग्लोबली और लोकल पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट डालता है आपके हेल्थ पे। फसाई की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो ये एक डाई है सिंथेटिक, और पब्लिक हेल्थ को लेकर के जो कंसर्न है वो भी यहाँ पे रिजेंबल कर रहा है कि इसके कंजम्पशन से आप कैंसर के शिकार हो सकते हैं, डीएनए बदल सकता है, और एक बार डीएनए बदला तो समझ सकते हैं कई प्रकार से सिंड्रोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं। समझ गए? तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। थी थंबनेल की पूरी डिटेलिंग दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। ये केमिकल का प्रयोग करा जाता है, ये स्वीट ट्रीट का निर्माण करते हैं, बच्चे इसको बहुत अच्छे से खाते भी हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आज के समय में। आशा करते हैं इन चीज़ों से आप निजात पाएंगे और लोगों को भी अवेयर भी करेंगे। जब तक हम लोग इन चीज़ों को अवेयर नहीं करते हैं तब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। समझ गए? तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आज के समय में। अगर देखा जाए तो ये मास लेवल पे इसका प्रोडक्शन भी हो रहा है, कोई रेगुलेशन सही से नहीं आ रही है, और जो बच्चे हैं इसको कंजम्पशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये लग रही है, आयरन एज की टॉपिक्स निकल के आ रही है। आयरन एज हम सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पैलियोलिथिक से शुरुआत होती है, फिर मेसोलिथिक आती है, फिर आपका नियोलिथिक आती है, फिर ब्रॉन्ज एज को कंसीडर करके आपका हड़प्पा आता है, फिर आपका वैदिक एज आता है, फिर आती है लेटर वैदिक। यही वो पीरियड है जिसको कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड को यहाँ पे देखा जाए तो आपका तो 1000 बीसी के बाद से आपका लेटर वैदिक पीरियड शुरू होता है, उसी को यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है। आयरन एज की बात करें यहाँ पे तो 1000 बीसी मानी गई है भारत में। आयरन की जो समझ आई, जो शुरुआत हुई भारत में 1000 बीसी अतरंजी खेड़ा से शुरुआत हो जाती है, जो उत्तर प्रदेश का एक साइट है। तो यहाँ पे एम के स्टालिन, जान ही रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के एम के स्टालिन काफ़ी न्यूज़ में रह रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने हड़प्पन के सेल्स को लेकर के भी यहाँ पे बोला कि जो भी इसको डेसिफर करेगा तो इन्होंने अवार्ड दिया है कि वो उसको अच्छे खासे रुपए इनाम मिलेंगे, ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो वो डेसिफर अभी तक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ें अब आ गई मार्केट में, वो है आयरन एज। आयरन एज की जो टाइम पीरियड ऑफिशियली भारत में रिकॉग्नाइज करी गई है वो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा 1000 बीसी मानी गई है। 4th मिलेनियम बीसी की अगर बात करें तो ये यहाँ पे फोकस कर रहा है 4th मिलेनियम बीसी, जो यहाँ पे 4000 बीसी बिफोर क्राइस्ट मानी जा रही है। अब समझ सकते हैं आप, ये 4000 बीसी यानी हड़प्पा से भी पहले ये आयरन एज की बातें बोल रहे हैं। तो यही है जो यहाँ पे इश्यू निकल के आ रहा है, और ये एक बुक्स भी रिलीज कर रहे हैं जो इसमें चेन्नई में रिपोर्ट ये चीज़ें निकली हुई हैं। ये यहाँ पे है, छोटा सा न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है। एक फायर रूमर जब निकलती है ट्रेन में तो उसके कारण ट्रेन जो चल रही है उससे लोग कूदने लगते हैं। जैसे इस चैन पुलिंग होती है, ट्रेन से लोग कूदने लगते हैं, पीछे से आती है कोई दूसरी गाड़ी, रैम अप करके चली जाती है। समझ सकते हैं, जिसके कारण कई सारे लोगों की डेथ हो जाती है, कई सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे आयरन एज की बैकग्राउंड डिटेलिंग, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आयरन एज की अगर हम बात करें तो 1000 बीसी की शुरुआत हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड होती है। ये आयरन एज हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे ना, कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसने क्रांति ला दी, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब कुछ समाज में चेंज ला देना, क्रांति। ये हमेशा चेंज, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये चेंज लाता ही लाता है, मूवमेंट
मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करता। लेकिन जहाँ पे रिवॉल्यूशन की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो जाए तो वो चेंज लाता ही लाता है, भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव मैटर नहीं करता। अब तो ये रिवॉल्यूशन की मीनिंग हम समझें। अब आयरन एज की बात करें, जब आयरन का यहाँ पे व्यक्ति को मालूम चलता है कि ये आयरन है, ठीक है, आयरन के बाद यहाँ पे इसका उपयोग होता है, इसकी यूटिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ पे फू और एरो का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कुदाड़ का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण इन चीज़ों की शुरुआत होती है और जिसके कारण यहाँ पे प्रोडक्शन जो है कई गुना बढ़ जाती है। तो ये हो गई इकोनॉमी की बात। प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाती है, खेती करने में और आसानी हो जाती है। लेकिन जब आप बैटल करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो आयरन स्ट्रैप की आवश्यकता होती है। जो घोड़े होते हैं, घोड़े के ऊपर आयरन स्ट्रैप और सैडल, ये सैडल हो गई और ये स्ट्रैप जिसमें पैर फंसाया जाता है। इसकी वजह से जो घोड़े की रनिंग स्पीड होती है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो एक अटैक करने में, बैटल करने में काफ़ी इजीनेस होती है और लोग लंबे समय तक घोड़े पे बैठ के एक दूसरे जगह से दूसरी जगह पे जाया भी करते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है दोस्तों आयरन, समझ गया। उसके बाद आयरन स्वॉर्ड्स भी आ गए हैं, तलवारें आ गई, पेड़ काटने के लिए आ गए, तो एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी हो गई, इकोनॉमी की बढ़ोतरी हो गई, पॉलिटिक्स एक्सपेंशन हो गया। इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा विस्तार हुआ है केवल आयरन के आने से। तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आया है, इसीलिए रिवॉल्यूशन वर्ड आपको मैं समझा रहा था। आशा करता हूँ अभी तक जो क्लियर चीज़ें समझाई वो आपको समझ में आया होगा। आयरन एज के पीरियड की बातें तो आपको मैं समझा ही दिया, कैसे ये वैदिक एज के आसपास यहाँ पे आता है, लेटर वैदिक की बात कर रहे हैं। यहीं पे वेदा पीरियड की बात करें तो 1500 बीसी के आसपास आता है। और इसकी की इंपॉर्टेंट साइट देखेंगे, तरंजी खेड़ा जो उत्तर प्रदेश में है। अर्ली एविडेंस आयरन टूल्स के यहीं पे मिलते हैं जो उत्तर प्रदेश में है। अब ये साइट काफ़ी न्यूज़ में चलेगा क्योंकि ये बोल चुके हैं कि आप 4000 बीसी की हिस्ट्री इसकी है आयरन एज की। लेकिन अब इनकी बातें तो हैं, अब ये जब तक आर्कियोलॉजिस्ट इसको प्रूव नहीं करेंगे ये चीज़ें संभव नहीं होंगी। हसीनापुर में साइट है, हल्लूर में साइट है, चिरांड बिहार में साइट है आयरन आर्टिफैक्ट्स के। टेक्निक जो है यहाँ पे क्या है, स्मेल्टिंग प्रोसेस टेक्निक से इसका निर्माण किया जाता है आयरन को एक्सट्रैक्ट करके। ब्लैक स्मिथ जो लोहार होते हैं इसमें वीपेन बनाते थे और स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस इसकी होती थी। की फीचर क्या है, आयरन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था जो कॉपर और ब्रॉन्ज को रिप्लेस करके एक तगड़ा तलवार हथियार वेपन के रूप में मार्केट में आया। जैसे प्लो, सीकेल, एक्सेस, इसका निर्माण होना शुरू हो गया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। स्वार्ड्स की, स्पेयर की, भाला की, एरोहेड की, इसकी चीज़ें बढ़ने लगी। आर्कियोलॉजिकल कल्चर की बात करें तो PGW पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर का निर्माण यहाँ पे होना। तो यहाँ पे देख सकते हैं PGW कल्चर, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, जो इंडो गंगेटिक रीजन में यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये एक सेटलमेंट होती है गंगा यमुना डोआब वाले रीजन में। लेटर वैदिक पीरियड में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं लाइफ ऑफ अर्ली आर्यंस की। मेगालिथिक कल्चर भी इसके आसपास आता है जो तमिलनाडु का पीरियड होता है, कर्नाटका और आंध्र में फ्लरिश होता है। मेगालिथिक बरियल्स बहुत सारे मिलते हैं, समझ गए। एविडेंस आयरन टूल्स भी पाए जाते हैं, वेपन्स अनकवर्ड करी जाती है। रीजन्स ऑफ आयरन यूजेस क्या है, तो ये जो रीजन देखेंगे ये इंडो गंगेटिक रीजन, प्लेन्स, विंध्या हिल्स, दक्कन में। ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया अगर बात करी जाए तो उड़ीसा हो गई और झारखंड, इन दोनों रीजन में भी इसका चीजें मिलती हैं आयरन एज की। वैदिक सोसाइटी अगर देखा जाए, लेटर वैदिक पीरियड, यहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड होती है। पेस्टरल रीजन से एग्रीकल्चर तक सफर होती है, यानी घुमंतु और वांडरर पीपुल से लेकर के जो है एग्रीकल्चरल शिफ्टिंग तक चीज़ें पहुंचती हैं। अर्बन सेंटर शुरू हो जाती है, ऋग्वैदिक ट्राइब एक्सपेंड होती है और सेटलमेंट के रूप में फर्टाइल लैंड्स खोज करके वहाँ पे सेटलमेंट हो जाती है। तब जाकर के आयरन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और अच्छे से होना शुरू हो जाती है। कल्चरल और रिलीजियस डेवलपमेंट होते हैं लेटर वैदिक टेस्ट में। यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, वर्णा सिस्टम और फ्लरिश्ड हो जाता है, सॉलिडिफाई कर दिया जाता है। ये वर्णा सिस्टम को थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वैदिक पीरियड की बात करें जो 1500 बीसी की आती है, वहाँ पे जो वर्णा थे वो आपके कर्म के आधार पे थे। अगर कोई मान के चलिए क्षत्रिय का बेटा है और उसके अंदर स्किल नहीं है
वो साफ सफाई का कार्य करता है तो वो शूद्र हुआ। लेकिन और शूद्र का कोई बेटा है, उसके अंदर स्किल है और वो युद्ध करता है तो वो क्षत्रिय हुआ। तो कर्म के आधार पे ये थी, अगर आप जन्म ले रहे हैं तो उससे कोई सरोकार था ही नहीं आपके जाति का। ये वर्ण व्यवस्था ये थी। लेकिन बाद में जो लेटर वैदिक पीरियड आती है 1000 बीसी में, ये जातिगत बन जाती है। अगर आप ब्राह्मण के बच्चे हैं तो ब्राह्मण बनेंगे, भले स्किल हो चाहे ना हो। क्षत्रिय के बेटे हैं तो क्षत्रिय बनेंगे, भले स्किल हो तो चाहे ना हो। तो ये जातिगत चीजें हो जाती हैं। तो यहीं से गड़बड़ी शुरू हुई है दोस्तों, जो आज के समय में चलती चली आ रही है। तो आप समझ सकते हैं ये पूरी चीजें जो मैं भी आपको यहाँ पे मैं समझाया। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे क्या र्यूमर है जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया। वही चीजें निकल के आ रही हैं जो छोटा सा आर्टिकल आपको पहले मैं बताया था रेल ट्रैक की, कि कैसे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जो यहाँ पे लोगों की डेथ हो गई, उसी की यहाँ पे डिटेलिंग निकली है। बात करी जा रही है रेलवे की। लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में एक्सीडेंट हुआ और 12 लोग। तो इन चीजों को आप देखेंगे और समझेंगे यहाँ पे कि क्या क्या नई चीजें भी जोड़ी जा सकती हैं अगर ट्रेन यहाँ पे रन कर रही है। तो ट्रेन रन कर रही थी और जैसे ही शेड्यूल्ड डेस्टिनेशंस पे ना रुक के एक दूसरे जगह पे ट्रेन रुकी, सारे कोचेस से लोग यहाँ पे उतर जाते हैं और उतरते हैं तो यहाँ से एक ट्रेन आती है और इसी ट्रैक पे ये लोग उतरते हैं तो इनको रौंदती हुई निकल जाती है। ये प्रॉब्लम, कई बार ऐसी प्रॉब्लम हुई है। अब यहाँ पे र्यूमर क्या थी? र्यूमर ये थी कि बोगी में कोचेज में आग लग गए हैं जिसके कारण लोगों ने डिबोर्ड किया। डिबोर्ड मतलब उतर गए ये लोग, और ये लोग कई सारे लोगों की यहाँ पे मृत्यु भी हो गई है। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है और ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो बात यही चीजें निकल के आ रही हैं, क्या ऑटोमेटिक यहाँ पे डोर्स लॉक की सुविधा नहीं होनी चाहिए? समझ गए? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न रेज कर रहा है रेलवे की सिक्योरिटी चीजों को। दूसरा, कर्नाटका एक्सप्रेस यहाँ पे जो चल रहा था स्पीडिंग ट्रेन, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस इसका 750 मीटर है। एक बार ब्रेक लगाया तो लगभग आधे किलोमीटर से दूर जाकर के 750 मीटर के आसपास में रुकेगी, जबकि राजधानी 1 किलोमीटर तक सफर तय करती है ब्रेक के बाद। तो ये धीरे धीरे रुकती है। इसमें कहा जाता है कि ये फ्रिक्शन की वजह से फायर को भी जन्म देती है। समझ गए? चैन पुलिंग में तो ये भी एक प्रकार से इश्यू निकल के आ रहा है। वहीं पे वंदे भारत और राजधानी ट्रेन की बात करें तो ये जनरल ट्रेन एज वेल, इनमें भी फिटेड इस प्रकार की चीजें हैं। तो क्या हम लोग इन चीजों को, इन फीचर्स को जो वंदे भारत राजधानी में इस प्रकार की चीजें हैं, हम उसमें भी आज के अगर जो ट्रेन रन कर रहे हैं क्या उसमें भी हम ये चीजें लागू कर सकते हैं? वंदे भारत में जो चीजें सर्विस दी जा रही हैं, क्या आज के समय में ऑल ट्रेन में ये सुविधा प्रोवाइड करी जा सकती है? उसी को लेकर के ये चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा जो र्यूमर फैल रहा है, र्यूमर की वजह से लोग हौच-पौच हो जा रहे हैं और ट्रेन को डिबोर्ड कर दे रहे हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। 2017 में भी ऐसे ही चीजें चल रही थी महाराष्ट्र में। तो किसी फ्लावर वेंडर ने यहाँ पे ये कहा कि उसका फूल गिर रहा है। अब मराठी लैंग्वेज में क्या होता है मुझे तो नहीं पता। तो लोगों ने ये समझा कि फूल नहीं पूल गिर रहा है। समझ गए? तो ये तो हिंदी में ठीक बैठता है, लेकिन यहाँ पे मराठी लैंग्वेज में यहाँ पे चीजें चल रही हैं। तो पता नहीं कैसे हुआ होगा, लेकिन ये चीजें हुई और लोग वहां से स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ मची, जिसके कारण 23 लोगों की जान वहां भी गई। तो ये र्यूमर की वजह से भी ये हादसे हो रहे हैं, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो जो ह्यूमन एरर है, लोकल फॉल्ट है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। फियर ऑफ फायर भी उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। स्पीडिंग ऑफ ट्रेन जो हो रही है उसकी वजह से ये जो चीज़ें चल रही हैं, अगर आप स्पीडिंग ट्रेन में है उसी में आप अपना एक्सल खींचते हैं, मतलब चैन पुल आउट करते हैं, तो ये फायर, चिंगारी, इसकी भी प्रॉब्लम से लोग डरते हैं। तो ये, और जहाँ भी अगर ट्रेन रुकती है अनशेड्यूलिंग टाइम पे तो भी लोग डिबोर्ड हो जा रहे हैं। अगर यहाँ पे उतरे नहीं होते, डिबोर्ड लोग नहीं किए होते, दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन रौंद करके नहीं जा पाती। समझ गए? तो यहाँ पे ट्रैक पे अगर बिल्कुल भी उतरना सेफ नहीं है, तो जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो कौन बनाएगा? यहाँ पे रेलवे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। तो वही चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री को इन सब चीज़ों को अनकवर करना चाहिए, सही प्रकार से संज्ञान में लेना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूएचओ इज राइट की बात करी जा रही है। डब्ल्यूएचओ की पूरी डिटेलिंग कई बार मैं आपको दिया हूँ, यहाँ पे इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा। यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 150 प्लस फील्ड ऑफिसेस हैं। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना करी जाती है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। कई सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं रिलीज करती है। क्या बातें निकल के आ रही हैं, सबसे पहले आप समझ ही सकते हैं। यूएसए में इलेक्शन हुआ, जीत करके डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हुए हैं, 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आते ही नए नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इन्होंने पास किया। सबसे पहले क्या कहा कि यहाँ पे डब्ल्यूएचओ को हम लोग छोड़ने वाले हैं। उसके बाद बर्थ सिटीजनशिप राइट को कैंसिल कर दिया। उसके बाद टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं चाइना जैसी कंट्री में, ब्रिक्स जैसी कंट्री में, हालांकि इंडिया को अभी छूट मिली हुई है। तो ये कुछ ही समय में इस प्रकार की चीज़ें लागू होंगी। प्रोटेक्शनिज्म वाली पॉलिसी को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी, क्लाइमेट चेंज की जैसी बातें इनको शोभा देती ही नहीं है, तो क्लाइमेट चेंज को ये मानने वाले हैं नहीं, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है। अब जिस प्रकार से यूएस के लोग वोट करके डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के आए हैं, तो वो तो फुलफिल करेंगे ही अपनी चीज़ें, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये वर्ल्ड की जियो पॉलिटिक्स कैसे बदलेगी, उस सिनेरियो को देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनका कहना कई सारे मुद्दों पे अलग अलग है, अलग अलग विचार भी अलग। जो ग्लोबल लीडर हैं उनको उनके विचार से इनका बहुत विचार अलग रहता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डब्ल्यूएचओ बार बार कह रहा है कि रिकंसीडर करिए। अगर आप एक पावरफुल कंट्री है यूएसए, और अगर आप इससे विड्रॉ करते हैं अपने आप को, किससे, डब्ल्यूएचओ से, तो इसकी फंडिंग पूरी रुक जाएगी। फंडिंग रुक जाएगी तो ग्लोबल हेल्थ कम्युनिटी ये भी प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो एक अगर देखा जाए सही प्रकार से, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 18% के आसपास कवर करता है ये एक्सपेंसेस। तो जिसके कारण इसका योगदान घटेगा, तो ग्लोबल जो है प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर के और ज़्यादा बढ़ेगी, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसी तरीके से जैसे आरोप लगा रहे हैं कि मिस हैंडलिंग किया डब्ल्यूएचओ ग्लोबली कोविड-19 पेंडेमिक में, चाइना का समर्थन करता है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस, जबकि यूएसए की अच्छी खासी है। उसके बावजूद भी यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट नाराज हैं, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं डब्ल्यूएचओ के और उसके रोल की, उसकी रिलेवेंस की। तो आपको अगर यहाँ पे सीधे सीधे मैं यही कहूँगा, अगर यूएसए कंट्री आपको प्रोवाइड कर रहा है फिनेंशियल एड, तो ये सीधे कह रहा है कि आप मेरे बारे में सोचिए, बस एक सवाल यही बोल रहा है। समझ गए? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यों विड्रॉल किया है, कई सारे इशू हैं, देखेंगे। तो ये फाउंडिंग मेंबर है डब्ल्यूएचओ का, समझ गए? डब्ल्यूएचओ की फाउंडिंग मेंबर होने के बावजूद भी फिनेंशियल सपोर्ट करता है 18%, जो आपको अभी बताया मैं। बहुत सारा प्लान्स भी चलते हैं, ग्लोबली स्कीम्स भी चलता है, उसमें योगदान भी देता है। ट्यूबरकुलोसिस के हटाने से लेकर के डब्ल्यूएचओ की इन्वॉल्वमेंट हर जगह पे है। इसीलिए रिकंसिडरेशन की बात करी जा रही है, ताकि अपने चीज़ों को, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है कि डब्ल्यूएचओ को छोड़ देंगे, उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। कैसे हम इसको और स्ट्रॉन्गर चीज़ें बना करके चलेंगे, हेल्थ वाली सिस्टम को लेकर के कैसे डिटेक्ट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे डिजीजेस, इन सब चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत है। ग्लोबल हेल्थ को देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कोलाबोरेशन एमेगनेशन की ज़रूरत है। कोविड-19 में हर प्रकार से शेयर करें डाटा, टेक्नोलॉजी, तब जाकर के टैकल होगी कोई भी पेंडेमिक अगर हो रही है। तो हेल्थ कम्युनिटी की यही आशा है कि इस पे संज्ञान लेगा यूएस से, समझ रहे हैं? तो ये एक साथ अगर जाना है, आगे जाना है, और आने वाले समय में ऐसी कोई बीमारी भी आती है और डब्ल्यूएचओ में यूएसए का कोलैबोरेशन ही नहीं होता है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा जियोपॉलिटिक्स इम्पैक्ट होगा, ग्लोबली हेल्थ लोगों का कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई एक कंट्री की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। आप इससे जब तक जुड़े रहेंगे नहीं, तो डाटा शेयर हो ही नहीं सकती, या क्योंकि आप विड्रॉ कर लिए हैं इससे, डब्ल्यूएचओ से, तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट करेगी। आशा करते हैं जो चीज़ें एक्सप्लेन किया आपको समझ में आया। यहाँ पे देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बर्थडे आने वाला है दोस्तों, समझ गए? 25 जनवरी को 75th एनिवर्सरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मनाई जाएगी। इसी दिन नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। तो 75वां बर्थडे इसका है।
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है। बात करी जा रही है भीमराव अंबेडकर की, जो कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स है और कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में रखा गया है। तो उसकी एक विशेष महत्वता है, ऑटोनॉमी है, ऑटोनोमस सिस्टम से कार्य करती है, स्वायत्त प्रभार दिया जाता है, डिसीजन मेकिंग हर प्रकार से चीज़ों को अपने तरीके से देखती है। तो इंडिपेंडेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, यहीं पे बात आइए यहाँ पे। ये दो केस निकाल के आ रहा है। एक केस निकल के आ रहा है महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र में इतने सारे इलेक्शंस हुए हैं 2024 में लोकसभा के, वहाँ पे वोटर का मिसमैच हुआ। जो वोटर लिस्ट थी और जो वहाँ पे वोटिंग हुई उसमें बहुत सारी बीच में जो वोटर लिस्ट एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च करी, फिर उसमें बहुत सारा प्लस वोटिंग लिस्ट भी हो गई। तो यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं। 9.74 करोड़ महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन में और 9.54 करोड़ यहाँ पे 18 प्लस ईयर में, यहाँ पे जो 18 साल की उम्र हो गए हैं उसको लेकर के यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी थी 9.7 करोड़। उसके बाद भी यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम यही है यहाँ पे कि 60 लाख मोर वोटर्स कहाँ से आ गए। तो इस प्रकार की स्वायत्तता पे सवाल उठ रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। बहुत ही अजीब तरीके से यहाँ पे चीजें चल रही हैं, ऐसा इनका मानना है प्रवीण चक्रवर्ती का, जो एडिटोरियल लिख रहे हैं। तो एडिटर क्या रहे हैं यहाँ पे? तो कह रहे हैं कि कम से कम जो चीज़ें बोली जा रही हैं उस पे तो स्टिक करी जाए। स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें चीज़ें मैच होनी चाहिए। 48 लाख पीपुल यहाँ पे रजिस्टर करे गए नए वोटर के रूप में 6 महीने के अंतर्गत। 1924 का जो सफर है 32 लाख नए वोटर इनरोल किए हैं। 50% मोर पीपल को इनरोल किया गया है। ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो यहाँ पे क्या क्रिएट कर रही हैं? इलेक्शन हुआ महाविकास अघाड़ी यहाँ पे, तो जो अलायंस हुई थी, गेन हुई बीजेपी लेड महायुति अलायंस, 72 लाख मोर वोट स्टेट इलेक्शंस कंपेयर टू लोकसभा इलेक्शंस इसको प्राप्त हुई है। तो ये चीजें समझ से परे है कि एक ही समय में दो अलग अलग चीजें कैसे हो जा रही हैं। जब स्टेट के इलेक्शन हो और लोकसभा के इलेक्शन हो तो इसमें वोटर की वेरिएबिलिटी कैसे हो रही है। यहाँ पे मान लीजिए टोटल अगर 100 वोटर्स हैं तो यहाँ पे 120 वोटर्स कैसे हो जा रहे हैं। तो ये समझ से परे है, उसी पे सवाल उठ रहा है। अब यूजेज ऑफ आधार भी बोला जा रहा है कि आधार अगर स्कैन कर रही है आपकी आइरिस और थंबनेल, तो क्या इसका प्रयोग करके हम डुप्लीकेट वोटर्स को रोक सकते हैं? समझ रहे हैं? तो उन चीज़ों पे भी फोकस किया जा रहा है कि ये कितने हद तक सही है और इसका उपयोग भी किस प्रकार से किया जा रहा है। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो सकती है, ये भी इसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है कैसे आपको लेकर के चलना है किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, पार्लियामेंट की हो गई, लेजिस्लेचर की हो गई, प्रेसिडेंट की हो गई और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो गई। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। नेशनल वोटर्स डे इसी दिन मनाया जाता है। 2 एडिशनल कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं 16 अक्टूबर 1989 में। बाद में पुनः इसको हटा दिया जाता है, फिर इसको लागू कर दिया जाता है। 6 साल और 65 साल इनकी टेन्योर होती है। 2/3 ऑफ मेजॉरिटी लोकसभा और राज्यसभा ग्राउंड ऑफ मिसबिहेव इनकैपेसिटी की वजह से यहाँ पे चीज़ें होती हैं। इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 89 में आता है और 1 जनवरी 1999 में टर्न हो जाता है कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी, जिसमें 3 मेंबर होते हैं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो यही थी पूरी डिटेलिंग इस आर्टिकल को। आशा करते हैं चीज़ें आपकी समझ में आई है, कैसे यहाँ पे इलीगल से लेकर के लीगल तक का प्रोसीजर बनाने का बात यहाँ पे बोला गया है। कम से कम फ्रॉडुलेंट और फ्रॉड वोट्स और डुप्लीकेट वोट्स, ये सब चीज़ से बचाव हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक सुंदर सा आधार कार्ड फॉर ट्री, एक बहुत पुरानी ट्री है। बात करी जा रही है आपके जम्मू एंड कश्मीर की।
तो यहाँ पे डिजिटल ट्री आधार चिपकाया जा रहा है, स्कैनर कोड है इसके अंतर्गत। इसको स्कैन करेंगे, पूरी डिटेलिंग ट्री की आ जाएगी, इसकी क्या एज है, उम्र है, सारी डिटेलिंग आ जाएगी। तो ये क्या है? तो ये एक चिनार ट्री है, न्यूज में आ गई है। निशांत बाग ऑन बैंक ऑफ डल लेक श्रीनगर की ये तस्वीर है। तो काफी सुंदर जगह है दोस्तों। चिनार ट्री कहाँ से निकल के आ रही है ये समझ सकते हैं। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, हेल्थ और ग्रोइंग पैटर्न, ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेलिंग मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस। फ्रांस को सभी लोग जान रहे हैं, यूरोप का एक पावरफुल कंट्री है और वेस्ट अफ्रीका में इसका जो दबदबा है वो कैसे खत्म हो रहा है, कैसे वहाँ के लोग इनको नापसंद कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बात करी जा रही है आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट की अलासने कटारा का, जो अनाउंस किए हैं कि फ्रेंच ट्रूप यहाँ से विड्रॉ करेंगी और 1 महीने के अंतर्गत ये चीजें हो जाएंगी। वहीं पे दिसंबर 26 को चाड में फ्रांस हैंड किया है मिलिट्री बेस और यहाँ पे कह रहा है कि जो वेस्ट अफ्रीका है वहां से हम अपनी चीजों को विड्रॉ करेंगे। ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं, केवल एक ही कंट्री नहीं है, जैसे कि माली, नाइजीर, बुर्किनो फासो, यहाँ पे चाड, इन कंट्री, आइवरी कोस्ट, यहाँ पे भी जो है अब नेशनल सॉवरेनिटी का सवाल उठ रहा है। सेनेगल, इन कंट्री में उठ रहा है और फ्रेंच ट्रूप विड्रॉ कर रही हैं। एक मेजर ब्लो निकल के आ रहा है। अब ये चीजें तो खाली हो गई, अब हम यहाँ पे देखेंगे वेस्ट अफ्रीका है कौन। तो यहाँ पे माली की बात करी जा रही है, नाइजीर की, चाड की, समझ गए, आइवरी कोस्ट की, बुर्किनो फासो की, सेनेगल की, इसकी बात करी जा रही है। तो इस रीजन में फ्रांस का दबदबा था, मिलिट्री बेस था। अब वो मिलिट्री बेस छोड़ के हम इसी रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसी रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं? तो बहुत सारे जो सोल्जर थे फ्रांस के, अराउंड 1000 ट्रूप्स थी। चार्ट में 600, आइवरी कोस्ट में 350, सेनेगल में, ये सब इंडिपेंडेंस से यहाँ पे कार्यरत थे। तो फ्रांस की जो कॉलोनियल पैक्ट थी, जो संधि थी, वो मेंटेन कर रही थी कैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस वहाँ पे लेकर के चलना है। और आज के समय में फ्रैंका फ्रीगू, मतलब यहाँ पे फ्रांस से ही इन लोगों को अब मुक्ति मिलेगी। तो वहाँ के लोग भी, कई सारे लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ की ट्रूप्स अब विड्रॉ करेगी। यहाँ पे क्यों थी ये ट्रूप्स? तो सबसे पहले बता दें, इंसर्जेंसी होती थी, जिसके कारण वहाँ पे एक प्रकार से आतंक जैसा माहौल बना था। उसी को टैकल करने के लिए ये चीजें चलती थी। ऑपरेशन बारकने भी वहां पे चलाया जाता था और फ्रांस का रोल इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता था। लेकिन अब डिसाइड किया गया कि कैसे इसको आगे लेकर के चलेगा। चाड की प्रेसिडेंट मोहम्मद डेबी भी इस प्रकार का एग्रीमेंट कर रहे हैं कि जो नेशनल सॉवरेनिटी है आइवरी कोस्ट की और सेनेगल की, उसको फॉलो किया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। दूसरा, जो पब्लिक डिससेटिस्फेक्शन, वहां पे नाराज भी है प्रेजेंस, फ्रांस के प्रेजेंस से। तो ये इस्लामिक स्टेट और अलकायदा को डील करने के लिए 2014 में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सोल्जर यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन कोई ज़्यादा सफलता मिली नहीं और भी ज़्यादा फेलियर मिली। अफ्रीका इन मुद्दों को काफ़ी अच्छे से देख रहा है और यहाँ से शुरुआत होती है यहाँ पे रसिया की। तो रसिया यहाँ पे इंटेलिजेंस अपना अच्छा से दिखा रहा है, रसिया पे लोग ट्रस्ट भी कर रहे हैं। फ्रांस का यहाँ से विड्रॉवल हो रहा है, माली, नाइजीर, बुर्किनो फासो, इन कंट्री से, और रसिया की आगमन हो रही है। तो ग्लोबल सिनेरियो जो है, जियो पॉलिटिक्स, वो बदल रहा है। किसकी? वेस्ट अफ्रीका की हम बात करें तो यहाँ पे फ्रांस का विड्रॉवल और यहाँ पे रसिया का अराइवल, यही चीज़ दिखा रहा है कि कैसे अब जियो पॉलिटिक्स की सिनेरियो बदलने वाली है और कैसे इन्फ्लुएंस ये चीज़ें करेगी किसको? इकोनॉमिक रिलेशंस, जियो पॉलिटिक्स, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशन, इन मुद्दों की अगर बात करें तो वो बदलने वाला है और इन चीज़ों पे फोकस करनी जाएगी। कैसे मिलिट्री प्रेजेंस इम्पैक्ट करेगी इंटरनेशनल रेपुटेशंस को, और ये चीज़ें तो इम्पैक्ट करेगी क्योंकि यूएसए, यूक्रेन और रसिया, ये तीनों तो समझ सकते हैं कैसे इंटरलिंक है एक दूसरे से आज के समय में। इस पे तो कई बार एक्सप्लेन भी मैं अच्छे से किया हूँ। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और वहाँ के लोग भी अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये विड्रॉवल हो रही है और अराइवल किसकी शुरुआत हो गई है? रशिया की। यूरोपियन इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका की यहाँ पे अगर देखा जाए तो जियो पॉलिटिकल एरा, कॉन्फ्लिक्ट एरा यहाँ पे निकल के आ रही है। यूरोप की डिक्लाइन की, क्योंकि यूरोप की डिक्लाइन यहाँ पे अगर देखा जाए तो एशिया, जिसको हम रसिया बोल रहे हैं, तो रसिया जो है
यहाँ पे अपना डोमिनेंस दिखाएगा। अब ये डोमिनेंस दिखाएगा तो लैंडस्केप, सिक्योरिटी इशू, इन सब मुद्दों पे भी कार्य करेगा। यूक्रेन में युद्ध हो ही रहा है, रसिया और यूक्रेन की, तो ये जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है वो अब एक प्रकार से या तो एक्सकलेट होगा या तो डिक्लाइन होगी उसकी, क्योंकि यूक्रेन और रसिया का युद्ध भी इस चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो यही चीज़ें हैं। यूरोप की ट्रेड सरप्लस चल रही हैं जो डिक्लाइन हुई हैं 15%। तो ये मिलिट्री रसिया इस सब चीज़ से बेनिफिट होंगी, और एक का विड्रावल, दूसरे का आगमन, ये चीज़ें वेस्ट अफ्रीका को इम्पैक्ट करेंगी। तो इसी की बात चल रही है, कैसे विड्रावल हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स बदलेगा यहाँ पे, उन चीज़ों की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से मैं दे दिया। दूसरा यहाँ पे छोटा सा आर्टिकल है, पुतिन यहाँ पे कह रहे हैं कि रसिया की इकोनॉमी से एकदम इम्पोर्टेंट कंसर्न हमारा है, कैसे टैकल करना है इन्फ्लेशन को वो देखा जाएगा, जो फंसी हुई इकोनॉमी कई महीनों से है उसको देखा जाएगा, लेबर की जो कमियां हो रही हैं उसको देखा जाएगा, और इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, हाई इंटरेस्ट रेट जो इंट्रोड्यूस किया गया है टैकल करने के लिए इन्फ्लेशन। तो ये प्रॉब्लम रसिया में चल रही है। ट्रंप सीधे सीधे जा ही रहे हैं, जैसे इन्होंने ओथ लिया, और ओथ भी किस स्टाइल से, नाजी वाले स्टाइल से, ऐसे हाथ उठा करके वोट लिया गया है। तो ये कह रहे हैं, डावोस जो स्विट्जरलैंड की सिटी है, कह रहे हैं कि मेरे यहाँ तुम लोग इन्वेस्ट करो, नहीं तो तुमको टैरिफ से गुजरना पड़ेगा। किसको? सीधे सीधे यूरोप को। ये इंसान किसी को छोड़ने वाले नहीं है, मुझे तो यही लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा आर्टिकल है, ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में ही जाकर के यूएसए के लोग खड़े हो गए। अब यहाँ पे समझिएगा, जो जज थे टेम्पोरली ब्लॉक किए हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किए थे कि बर्थ राइट सिटीजनशिप ये खत्म होगा, उसी के अगेंस्ट में फेडरल जज टेम्पोरली ब्लॉक किए हैं। अभी कुछ ही समय के लिए ब्लॉक किए हैं। 19 फरवरी से ये ऑर्डर इफेक्ट में आना था। 14वां अमेंडमेंट यही कह रहा है, आपको बर्थ राइट को लेकर के ये चीजें थी। तो यहाँ पे जॉन सी कॉग्नर यहाँ पे रूल्ड किए हैं, अपना निर्देश सुनाए हैं, जजमेंट दिए हैं कि ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशनली गलत हैं, क्योंकि बर्थ जो लेगा तो बर्थ राइट के हिसाब से होगा। तो आप नियम कानून और भी अलग तरीके से बदल सकते हैं, और बदलेंगे भी डोनाल्ड ट्रंप, इसका लूप हो तो कुछ ना कुछ खोज ही लेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों, जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।